हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप इन डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिट थर्ड चल रही है और इसमें बच्चों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकें दे दूँ। ठीक है बेटा। तो बच्चों, इस बार जो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए बेटा। टॉपिक ये बड़े टॉपिक हैं, ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊंगा धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा। तो इसमें बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो है चल कुंडली धारा मापी। ठीक है बच्चों। उसमें बच्चों मैं आपको पहले उसका सिद्धांत बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। इसकी वजह से धारा मापी जो है बहुत अच्छी तरह काम करता है। और फिर बच्चों उसकी कार्यविधि। ठीक है बेटा। तो एक एक करके हम टॉपिक शुरू करते हैं और आप इसको बहुत ध्यान से समझना। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको धारा मापी के बारे में बता देता हूँ कि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं बेटा। तो बच्चों, धारा मापी एक ऐसा उपकरण होता है बच्चों जिससे हम विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति पता करते हैं कि अगर हम उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारा मापी से हमें पता चल जाएगा कि एक सूक्ष्म धारा भी प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही, तो हमें बता देता है। ठीक है बच्चों। उसकी दिशा भी बता देता है किस दिशा में प्रवाहित होती है बच्चों। उसके बाद उसको मापने का भी काम आता है। ये भी बता देता है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखना, धारा मापी विद्युत धारा को नापने का एक उपकरण है जो एक सूक्ष्म कण को नापने का काम करता है बच्चों। अब बात ये आती है ये किस सिद्धांत पे काम करता है बच्चों। हमने आपको पता है एक धारावाही लूप पढ़ा था, कुंडली पढ़ी थी चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही लूप पढ़ा था तो हमने क्या देखा था बच्चों कि उस लूप पर एक बलागुण कार्य करता है। तो बच्चों, जो इसका सिद्धांत है उसी पर आधारित है कि जब कोई धारामापी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलागुण कार्य करता है। और बच्चों, वो बलागुण आपको पता था वो कितना है, टॉर्क बराबर आई बी ए साइन थीटा। ये टॉर्क था बच्चों। बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम ले लें तो एन आ जाएगा इसमें, तो कैपिटल एन में लिख सकते हैं हम यहाँ पे चाहें तो। यहाँ पे कैपिटल एन भी आ सकता है बच्चों, कैपिटल एन। अब बच्चों, बात यदि इसका चुंबकीय कैसे इसका सिद्धांत लिखा जाएगा तो हम कहेंगे धारा मापी का जो सिद्धांत है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये इसकी मेन लाइन है बेटा, चुंबकीय प्रभाव पर। हालांकि इसमें एक सिद्धांत की और जरूरत पड़ती है जो मैं आपको बताऊंगा, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। वो भी इसके सिद्धांत में ही शामिल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमें सिद्धांत भी पता चल गया। अब हम इसका बेटा चित्र देखेंगे, कार्यविधि देखेंगे और एक और देखेंगे इसमें त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास बेटा ये हमने डायग्राम लिखा है, ये चल कुंडली धारा मापी का, ये धारा मापी है। इसमें मैं आपको एक एक पार्ट बताता हूँ बच्चों। पहले इसे बच्चों, ये एक हमारे पास बॉक्स होता है पूरा जो आप बाहर इस तरह से देख रहे हैं, और इसके अंदर कॉपर के एक मेटेलिक वायर यानी एक धातु के तार की कुंडली बनी होती है। इस तरह से आप कुंडली देख रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ फेरे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस तरह से दिखाया गया है। और बच्चों, ये ऊपर एक तार के साथ जिसे फास्फोरस ब्रॉन्च कहते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्च क्यों ली गई है इस पर बात करेंगे, उससे जुड़ी होती है। और फाइनली एक जो हम कह सकते हैं सपोर्ट से यहाँ पे अटैच होती है। ठीक है बेटा। अब बात ये आती है बच्चों की इसका नीचे सिरा किससे अटैच होता है। तो बच्चों, जब धारा इसमें प्रवाहित होती है तो कुंडली इस चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, आप देख सकते हैं एक अवतल जो शेप का है चुंबकीय क्षेत्र रखे गए हैं नॉर्थ और साउथ पोल, और कुंडली उसके लंबवत रखी गई है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जाएगा बेटा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों, उसको हमने उसकी जो दूसरी भुजा है कुंडली की, जो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है वो एक स्प्रिंग से हमने जोड़ दी है, और ये स्प्रिंग भी बच्चों फास्फोरस ब्रॉन्च की होती है। ठीक है बेटा। अब बात ये आती है बच्चों कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक ये स्केल टाइप दिख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कुंडली अपनी स्थिति से मुड़ती है तो इसके अंदर यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। उस मिरर का रिफ्लेक्शन हम देखते हैं तो हमें एक सामने स्केल पे दिखता है। तो ये एक लीनियर स्केल है। लीनियर इसका मतलब ये रेखिक है, ये कोई कोण नहीं पड़ेगा, ये एक रेखीय स्केल कहलाएगा। अब बच्चों, बात ये आती है इसके अंदर ये क्या लगा हुआ है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर की सॉफ्ट आयरन है और इसको सिलेंड्रिकल शेप में रखा हुआ है। तो अगर हम इस पे बात करें तो ये बेलनाकार नर्म लोहे की कोर, तो एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा हमने रख दिया है बच्चों, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो इस पर हम बात करेंगे बाद में। और बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, एक T1 और एक T2। इसका क्या काम है, तो बच्चों जब हमें कुंडली को या धारा मापी को किसी परिपथ में लगाना होता है तो हम जो कनेक्शन वायर होती है हमारे पास, जो जिससे हम जोड़ते हैं परिपथ, उसका एक सिरा T1 में लगाते हैं, तो बैटरी का एक सिरा T1 से आएगा और दूसरा सिरा T2 से आएगा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि धारा इस प्रकार से T1 से होती हुई
और कुंडली से होती हुई इस दाढ़ से होती हुई कुंडली में इस प्रकार से प्रवाहित होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आएगी और फिर इस तरीके से और इस तरह से यहाँ से निकल के और फिर यहाँ पे सर्किट पूरा हो जाता है। फिर जो भी बैटरी होगी उसकी नेगेटिव टर्मिनल में चली जाती है। तो बच्चों ये तो इसकी संरचना हो गई। अब बच्चों मैं आपको एक इसमें चीज बताता हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद बच्चों मैं आपको इसकी कार्यविधि बताऊंगा, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों बात ये आती है कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इसमें मैं आपको बता दूं बच्चों, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, हम इसको लिख भी लेंगे, जिसमें कुंडली अगर अपनी स्थिति से विक्षेपित होती है तो हर स्थिति में जो उसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो अगर कुंडली पे अभिलंब करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब हो जाएगा 90 डिग्री पे। तो हमेशा बच्चों आप जानते ही हैं कि जो टॉर्क होता है वो NIBA sin थीटा। तो अगर थीटा बराबर 90 हो गया तो बच्चों टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क NIBA। तो इसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूं बच्चों कैसे है। इसको बताने के लिए मैं आपको एक दिखाता हूं कि हमारे पास अगर कॉन्केव शेप की ये चुंबक है इस प्रकार बेटा, ये चुंबक हो गई। और बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इस बेलनाकार जो लोहे की कोर है इसे मैं ऊपर से देखूं तो ये मुझे बेलनाकार नहीं नजर आएगी, ऐसे सर्कुलर नजर आएगी इस प्रकार, ये इस प्रकार नजर आएगी। तो इसे मैं कह सकता हूं कि मैं कहां से देख रहा हूं बच्चों, ऊपर से। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं टॉप व्यू। कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि हम कहां से देख रहे हैं इसे, ठीक है बेटा, टॉप व्यू। तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, जब यहां से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो मैं आपको बताता हूं चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगा बेटा। इस प्रकार से हमें चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देगा बच्चों। आप कहेंगे इससे हमें क्या फायदा होगा, तो मैं आपको बताता हूं इससे हमें क्या फायदा होगा। इससे फायदा ये होगा बच्चों, जो कुंडली होगी अगर वो किसी स्थिति में मुड़ भी गई है तो उसकी भुजा अगर हम इस तरीके से ले लें, इस तरीके से मैंने उसकी भुजा ले ली बेटा, इस तरीके से, ये उसकी भुजा हो गई बच्चों। तो आप देखें कि किसी ना किसी कंडीशन में उसकी जो भुजा होगी बच्चों चुंबकीय बल रेखा के समांतर होगी, किसी ना किसी स्थिति में चुंबकीय बल के समांतर होगी। तो बच्चों को यहाँ पर उसका बलागुण लगेगा भी, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था, इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि बलागुण कार्य करता है। तो बच्चों ये बलागुण जो बल लगेगा बच्चों वो अधिकतम लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है। तो इस कुंडली का जो अभिलंब होगा चुंबकीय क्षेत्र के मतलब हम कह सकते हैं जो इस पे अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री पे होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो बच्चों ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है बच्चों, इस चुंबकीय क्षेत्र को हम कहते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। इसमें मैं क्वेश्चन भी आगे बताऊंगा कि किसकी हेल्प से बना। एक तो बच्चों सॉफ्ट आयरन रखा गया तो ज्यादा से ज्यादा माइंड अपने अंदर ले लेता है। दूसरी बात बच्चों ये कि कॉन्केव शेप की चुंबक ली गई है, कॉन्केव शेप की चुंबक लेने से वो हमें त्रिज्यीय रूप में दिखाई देता है। तो इसका एक ही पर्पज है बच्चों कि हमें अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम इसे सही से कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ जाता है आपको। अब बच्चों इसकी कार्यविधि पे बात करेंगे कि इसकी कार्यविधि किस प्रकार की होती है। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों ध्यान से करना है, जरूर लिखने के लिए आता है। तो बच्चों अब मैं उसकी कार्यविधि करने का तरीका बताता हूँ कैसे काम करता है। तो बच्चों जब हम इसे किसी टर्मिनल में अटैच कर देते हैं तो धारा इस प्रकार से आती है और यहाँ से निकल के फास्फोरस से कुंडली से होती हुई बच्चों यहाँ से निगेटिव टर्मिनल में चली जाती है, वापस बैटरी पे चली जाती है। अब बच्चों बात ये आती है, जैसे इस पर धारा प्रवाहित होती है कुंडली में, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो ये अपनी स्थिति से विक्षेपित होती है। और बच्चों जैसे विक्षेपित होती है तो इसका जो मिरर है वो मुड़ जाता है, और मिरर जो मुड़ जाता है तो एक मार्कर लगा होता है बेटा, वो मार्कर जो हम कह सकते हैं किसी स्केल पे जाके, किसी एक स्केल होता है उस पर मार्कर टिक जाता है और यहाँ से हम देख लेते हैं कि धारा प्रवाहित हुई है और कितनी धारा प्रवाहित हुई है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो बच्चों बात ये आती है कि जब ये मुड़ता है तो एक इस पे बलागुण लगता है जो इसे मोड़ता है, और वो होता है आपका विक्षेपित बलागुण, जिसे हम जानते हैं बच्चों विक्षेपित बलागुण, विक्षेपित बलागुण। तो बच्चे तो हम पढ़ ही चुके हैं, कुंडली पे कितना विक्षेपित बलागुण लगता है वो जानते हैं, NIBA sin थीटा, ठीक है बच्चों। थीटा हर स्थिति में कितना बेटा 90, तो टॉर्क कितना हो जाएगा NIBA। तो ये बात आपको समझ में आती है। अब बात ये आती है बच्चों
कि इसके बाद ये वापस कैसे आती है। तो वापस आने के लिए बच्चों स्प्रिंग लगाई गई है। जैसे ही अपनी स्थिति से विक्षेपित होती है तो इस पर एक प्रत्यानन बलागुण कार्य करता है बच्चों, जो स्प्रिंग लगाती है। ये भी फास्फोरस अप्रोच की है तो एक प्रत्यास्था होती है इसके अंदर। तो बच्चों अगर हम ये मान के लें कि प्रति एकांक विक्षेप में जब ये मुड़ जाती है तो एकांक विक्षेप में फास्फोरस अप्रोच स्प्रिंग का प्रत्यानन बलागुण है, प्रत्यानन बलागुण लिख देते हैं बेटा इसे, बल आगुण। बच्चों मैं उसे के मान लेता हूं, के। तो अगर बच्चों के हो तो अगर बात करें फाई विक्षेप, अगर फाई एंगल ये मुड़ जाए अपनी स्थिति से, फाई एंगल मुड़ जाए तो कितना होगा। तो हम कह सकते हैं फाई विक्षेप कोण के लिए या फाई विक्षेप के लिए तो बच्चों कितना होगा प्रत्यानन बल आगुण। तो हम कहेंगे प्रत्यानन बल आगुण होगा, प्रत्यानन बल आगुण। तो बच्चों वो होगा, आप देख सकते हैं वो के इंटू 5। ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो, ये वाली सेकंड मान लो, ये आप देख सकते हैं बेटा इस प्रकार से। तो बच्चों गौर से देखें कि ये जो प्रत्यानन बलागुण है क्या करता है। जैसे बच्चों विक्षेपित बलागुण जो होता है उसे अपनी स्थिति से विक्षेप करता है, उसी दौरान प्रत्यानन बलागुण जो स्प्रिंग की वजह से लगता है वो उसे वापस स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है बच्चों, ठीक है। तो जब वापस स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है तो जैसे जैसे ये ज्यादा होता रहता है तो दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं और कुंडली फिर नहीं मुड़ती। तो एक कुंडली वहां पे जाकर रुक जाती है और हम वहां पे उस मार्कर से रीडिंग पढ़ लेते हैं। तो रीडिंग पढ़ने के बाद वो कुंडली, अब उसके बाद बच्चों ये जैसे ही हम उसका जो सर्किट हटा देते हैं तो वापस ये स्प्रिंग उस कुंडली को क्या होती है, मान लो अगर बच्चों मैं यहाँ पे धारा रोक दूं, कुंडली जो मैंने की लगा रखी है तो धारा इसमें रुक जाएगी, तो ये वापस क्या होगी, स्प्रिंग से अपनी स्थिति में ले आएगी। लेकिन जब तक हम धारा नहीं रोकेंगे तब तक ये कुंडली अपनी स्थिति से विक्षेपित रहेगी और इसमें जो कह सकते हैं विक्षेपित बलागुण और प्रत्यानन बलागुण बराबर होंगे। तो इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बच्चों जब तक संतुलन की अवस्था नहीं होगी तब तक हम अपनी जो मेजरमेंट है, रीडिंग है, नहीं ले सकते। तो बच्चों संतुलन की अवस्था में हम कह सकते हैं जो प्रत्यानन बलागुण होता है बेटा K5 वो इक्वल होता है विक्षेपित बलागुण, तो उसे हम कह सकते हैं NIBA, ठीक है बच्चों। साइन थीटा तो चला गया। अब बच्चों इसमें बात ये आती है कि अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ी देर के लिए तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक रिलेशन हमारे पास मिलेगी। हम देखें यहाँ से I बराबर, यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा K/NBA इंटू 5। ये आप देख रहे हैं एक रिलेशन बेटा। तो इसमें गौर से एक चीज देखें बच्चों, एक रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हमें प्राप्त हुई है बच्चों। K जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग पर जो हमने लिया हुआ है, ठीक है बेटा। और N होते हैं फेरों की संख्या जो हम ले चुके हैं। B होता है बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी चेंज नहीं होगा। और एरिया A होता है बच्चों कुंडली का क्षेत्रफल। तो बच्चों को ये सब हम नियतांक माने तो ये नियतांक जो होता है ये धारा मापी के जब बनाते हैं तो उस चीजों पर डिपेंड करता है और इसे धारा मापी का नियतांक बोला जाता है, जी से रेफर किया गया है बच्चों, ठीक है बेटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं फाइनली, I बराबर G5। इस तरीके से हमें एक रिलेशन मिल गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे हम बताएंगे कि हम, ये तो हमें पता है कि धारा मापी कैसे उसकी उपस्थिति बता देता है धारा की, पर मेजर कैसे करता है अब हम इस मामले से देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा आप देख सकते हैं कि जो विद्युत धारा होती है बच्चों, अगर हम ये कांस्टेंट लें KNBA, ये धारा मापी का नियतांक कहलाएगा बेटा। तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा जो है डायरेक्टली यानी विक्षेप, जितना विक्षेप यानी कुंडली जितना अपनी स्थिति से विक्षेपित होगी उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें बच्चों हमें कोई ऐसे स्केल की जरूरत नहीं पड़ती जो कोण नापता है, हम कह सकते हैं लीनियर स्केल की जरूरत पड़ती है जो कि बिल्कुल अनुक्रमानुपाती है। जितना जितना रीडिंग आती जाएगी उतना हम धारा को मेजर करते रहेंगे बच्चों। ये तो होगी इसकी कार्यविधि और ये हमने सिद्धांत वगैरह सब देख लिया। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों जो इसी के अंदर आती है वो है सुग्राहिता। तो धारा मापी की सुग्राहिता, सुग्राहिता एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देख लें कि सुग्राहिता किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है। सुग्राहिता में हम दो चीजें पढ़ेंगे। तो पहले है धारा मापी की धारा सुग्राहिता बेटा। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, प्रति एकांक विद्युत धारा में उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं, धारा सुग्राहिता, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर एकांक करंट, एकांक विद्युत धारा जो भी जो कुंडली है धारा मापी की उसमें प्रवाहित हो रही है तो बच्चों कितना विक्षेप दिखाती है। क्योंकि अगर सूक्ष्म करण पे आपका जो धारा मापी वो विक्षेप ही नहीं दिखा रहा तो सुग्राही नहीं है, इसका मतलब वो रीडिंग देने के लिए तैयार नहीं है।
तो बहुत छोटी करंट पे भी अगर वो विक्षेपित हो रहा है तो इसका मतलब ज्यादा सुग्राही है। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि जो सुग्राहिता का फॉर्मूला होता है बच्चों, धारा सुग्राहिता का, हम कह सकते हैं IS। ठीक है बच्चों, तो जितना विक्षेप उत्पन्न होता है बच्चों एकांक धारा पे, उसे हम कह सकते हैं धारा की सुग्राहिता। और बच्चों फाई की वैल्यू आपको पता है, अभी हमने पीछे पढ़ी है, फाई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों NABI/K। ये तो अभी हमने पढ़ा है रिलेशन पीछे। तो बच्चों धारा मापी की जो सुग्राहिता आप देख सकते हैं किस किस चीज पर डिपेंड करती है। और बच्चों एक आई पीछे नीचे से था तो आई से आई कट जाएगा, तो ये हमें पता चल गया कि जो धारा मापी की सुग्राहिता होती है बेटा वो NAB/K, यानी कुल मिला के धारा मापी के नियतांक पर डिपेंड करती है, उसके प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। यानी या तो नंबर ऑफ फेरे, या कुंडली का एरिया, या चुंबकीय क्षेत्र, या जो स्प्रिंग हमने लगाई है उसका प्रत्यानयन बल का गुण। तो बच्चों आप देख सकते हैं सुग्राहिता कैसे बढ़ सकती है, तो फेरों की संख्या बढ़ा दो, या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दो, या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दो, या फिर जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है बेटा स्प्रिंग का, जो फास्फोरस ब्रोंज से छोटा कर दो। ठीक है बेटा, तो NAB को बढ़ाने की तो एक लिमिट है, ऐसा नहीं आप टर्म्स बढ़ाते जाएंगे तो बहुत बड़ी आपका धारा मापी बन जाएगा। एरिया भी आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, एक लिमिट तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बच्चों हम करते हैं कि K को बहुत कम ले लेते हैं, तो जितना K कम होगा उतना ही आपका क्या होगा बच्चों, धारा मापी सुग्राह्य हो जाएगा। तो बच्चों K के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम लेते हैं फास्फोरस ब्रोंज, मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन पूछा जाता है फास्फोरस ब्रोंज, ठीक है बेटा, या फिर बच्चों इसमें क्वार्ट्ज का भी तार ले सकते हैं, क्वार्ट्ज ये भी एक प्रत्यास्था जो है मटेरियल है, एक पदार्थ है। तो फास्फोरस ब्रोंज की वायर ले लो, फास्फोरस ब्रोंज, ठीक है बेटा, या फिर हम फास्फोरस ब्रोंज कह सकते हैं इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं हम लोग, फास्फोरस ब्रोंज। तो बच्चों फास्फोरस ब्रोंज की वायर या क्वार्ट्ज की कोई भी तार हम ले सकते हैं, और के उसका कैसा होता है बच्चों, उसका जो के होता है स्मॉल, बहुत छोटा होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो धारा मापी है बहुत ज्यादा सुग्राही हो जाता है बेटा, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है, तो बच्चों पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद इसको परिभाषित कर देंगे। तो बच्चों धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता को सबसे पहले बता दूं VS से रेफर करते हैं, और इसमें भी तरीका वही है कि जो हम वोल्टेज देते हैं, जो भी हम उस पर विभवांतर लगाते हैं, तो प्रति एकांक वोल्टेज पे बच्चों, प्रति एकांक वोल्टेज पर जितना विक्षेप हमारे धारा मापी में होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं वोल्टेज धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, इस प्रकार से, ठीक है बेटा। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखेंगे कि अगर हम विभवांतर को बच्चों धारा मापी में जो करंट जा रही है और जो उस पर तारों की संख्या कैपिटल N है, उनका जो प्रतिरोध होगा तो वो V/IR हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं मैं, धारा मापी में जो धारा प्रवाहित हो रही वो आई है, धारा मापी में जो कुंडली है उसके तारों की संख्या जो है कैपिटल N है, फेरों की संख्या, तो उनका कुछ प्रतिरोध होगा। तो बच्चों इसे हम अगर V/IR कर दें तो VS ये हमारे पास हो जाएगा फाई, इस प्रकार से, और ये हो जाएगा IR। अब बच्चों फाई आर का फॉर्मूला हमें पता है, फाई आर हम क्या जानते हैं बेटा, NBAI, ये आ जाएगा अपॉन K इंटू IR, ठीक है बेटा। तो I से I कट गया तो क्या आ गया, NBA अपॉन K इंटू R। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गई, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, ठीक है बेटा। अब बच्चों बात ही आती है, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अभी हम इसको परिभाषित करेंगे बेटा। अब इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो कई बार क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हमने धारा मापी की धारा सुग्राहिता पढ़ी थी, तो वो होती है NBA अपॉन K, ये। तो बच्चों कई बार आता है कि धारा मापी की जब धारा सुग्राहिता बढ़ाते हैं तो वोल्टेज सुग्राहिता नहीं बढ़ती, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों इस पर अगर हम बात करें तो आप देखें, अगर आप धारा मापी की सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता चुंबकीय क्षेत्र से बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सुग्राहिता ही बढ़ेगी, और कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, तो वोल्टेज सुग्राहिता ही बढ़ेगी। अगर आप K कम करेंगे, जो हमारे पास स्प्रिंग है फास्फोरस ब्रोंज की, तो भी धारा सुग्राहिता बढ़ेगी और वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ेगी। सिर्फ एक ऐसा केस है बेटा जिसमें हम अगर N बढ़ाएं धारा सुग्राहिता बढ़ाने में, तो क्या होता है, वोल्टेज सुग्राहिता नहीं बढ़ती, वो वैसी की वैसी रहती है। ये बड़ी कमाल की चीज है जो आपको समझनी है। इसका वजह ये है बच्चों, जब N बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राहिता तो बढ़ जाएगी, लेकिन जब यहाँ पे N बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे R भी बढ़ता है बेटा। तो जैसे जैसे R बढ़ता है तो नीचे वाली चीज भी बढ़ेगी, तो N बढ़ा R बढ़ा तो दोनों समान रहते हैं, तो वोल्टेज सुग्राहिता वैसी की वैसी रहती है। तो आप कह सकते हैं
कि जो प्रतिरोध होता है फेरों की संख्या बढ़ाने पे, यदि n बढ़ाए जाएंगे बेटा, n अगर बढ़ाएंगे तो बच्चों R भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो वोल्टेज सुधारता वही रहेगी, समान। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको इसकी परिभाषा लिख के देता हूं, उसको एक बार हम देख लेते हैं और फिर ये हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि हम अपने फॉर्मूले को अपनी परिभाषा में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों प्रति एकांक वोल्टेज पर जो हमने बच्चों वोल्टेज लगाई है, हमने प्रति एकांक वोल्टेज लेनी है, उस पर धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप। तो बच्चों जितना विक्षेप उत्पन्न होता है, तो आप देख लीजिए फाई आ गया हमारे पास, जितना विक्षेप बच्चों उत्पन्न होता है धारा मापी में, बच्चों वोल्टेज सुधारिता कहलाती है और इसे वीएस से रेफर करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमने अपने फॉर्मूले से परिभाषा भी देख ली। अब बच्चों यहाँ तक जब आपको धारा मापी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। अब इसके आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।